हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हमने स्टाइलिंग विद नेक्स्ट.जेएस के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि कैसे हम ग्लोबल स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम इनलाइन स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम बटन के क्लिक पर अपनी स्टाइलिंग को अपडेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। ये वीडियो स्टाइलिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं स्टाइलिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच के बारे में, जिसका नाम है CSS मॉड्यूल। ठीक है, जिसको आप मॉड्यूलर CSS भी कह सकते हो, CSS मॉड्यूल्स भी कह सकते हो। तो CSS मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कैसे आप नेक्स्ट.जेएस में इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्यों इंप्लीमेंट करना चाहिए ये कॉन्सेप्ट, किस इशू को सॉल्व करता है ये कॉन्सेप्ट, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये वीडियो स्टाइलिंग विद नेक्स्ट.जेएस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखना। सबसे पहले हम एक काम ये कर लेते हैं कि एक न्यू राउट बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे ऐप फोल्डर में आऊँगा। यहाँ पर आकर मुझे जिस नाम से राउट बनाना होता है उसी नाम से मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पे अपना फोल्डर बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा CSS मॉड्यूल्स लिख दूंगा। ठीक है, जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो देखो मेरा यहाँ पे फोल्डर बन चुका है। इसके अंदर मुझे किस नाम से फाइल बनानी होती है, page.js के नाम से एक फाइल बनानी होती है। यहाँ पर अगर मैं लिख दूंगा RAFCE, इससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट एरो फंक्शनल बेस कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ। अपने कंपोनेंट का नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा CSS मॉड्यूल्स रख दूंगा, और यहाँ पे आके इस डिफ की जगह मैं रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। यहाँ पे आके एक h2 का टैग लगाऊंगा। इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख दूंगा CSS मॉड्यूल्स इन नेक्स्ट.जेएस। ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देंगे नेक्स्ट.जेएस 14। ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। यहाँ पे इस ई को हम स्मॉल कर लेंगे। कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। किस नाम से फोल्डर बनाए, CSS मॉड्यूल्स। तो राउट भी किस नाम से बनेगा, इसी नाम से बनेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। यहाँ पर आने के बाद मैं लिखूंगा CSS मॉड्यूल्स, और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो जो कॉम्पोनेंट मैंने वहां पर बनाया था वो कॉम्पोनेंट अब आपको यहाँ पे दिख चुका है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अभी तक इस नेक्स्ट.जेएस की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो भाई जल्दी से इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको नेक्स्ट.जेएस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। एक कंप्लीट नेक्स्ट.जेएस का डेवलपर आपको यहाँ पर बना दिया जाएगा। ये एक कंप्लीट कोर्स है जिसमें आपको नेक्स्ट.जेएस के प्रोजेक्ट्स भी मिलने वाले हैं आगे, जिसमें आपको नेक्स्ट.जेएस के इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट.जेएस के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करवाया जाएगा। ठीक है, एक बिल्कुल जॉब रेडी नेक्स्ट.जेएस का डेवलपर बनाया जाएगा। तो इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ठीक है, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास इशू क्या है और किस इशू को हमारे पास ये CSS मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट सॉल्व करता है। ठीक है, तो सबसे पहले काम ये करते हैं कि मैं आ जाऊंगा अपनी इस ग्लोबल CSS की फाइल में। आपको पता है कि ग्लोबल स्टाइलिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, ग्लोबल CSS की फाइल्स बना सकते हो। और ये ग्लोबल CSS की फाइल्स कहां पर इंपोर्ट हो रही होती हैं, layout.js के अंदर इंपोर्ट हो रही होती हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 CSS की फाइल्स पिछली वीडियो में बनाई हुई थी। ठीक है, तो एक काम ये करते हैं कि मैं इस फाइल को यहाँ पे कर देता हूँ क्लोज, इसका कोई काम नहीं है। मैं आ जाऊंगा globals.css की फाइल में। यहाँ पर आने के बाद मैं बोलता हूँ कि भाई एक क्लास पर आपने क्या करनी है, स्टाइलिंग अप्लाई करनी है। ठीक है, क्लास किस नाम से होगी, मेन के नाम से होगी। आपने उस पर स्टाइलिंग क्या अप्लाई करनी है, उसका आपने कलर चेंज कर देना है। क्या कलर कर देना है, एक्वामेरीन कर देना है। ठीक है, कंट्रोल एस से क्या करूंगा, सेव करूंगा। क्या स्टाइलिंग अप्लाई हो जाएगी, अभी नहीं होगी, क्योंकि ये क्लास अभी तक मैंने किसी को नहीं दी है। मैं यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा कि भाई इस H2 के टैग के ऊपर आपने क्या करना है, क्लास नेम को अप्लाई करना है। किस नाम से क्लास बनाई थी हमने, मेन के नाम से। तो मेरी एप्लीकेशन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स के ऊपर ये मेन क्लास अप्लाई हुई भी होगी, सबका कलर क्या हो जाएगा, एक्वामेरीन हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल से क्या करूंगा, सेव करूंगा। यहाँ पर आऊंगा, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो इसका कलर क्या हो गया, एक्वामेरीन हो गया। अब हमारे पास इशू क्या आता है, मेरे पास फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है मल्टीपल ग्लोबल CSS की फाइल्स। ठीक है, हमने दूसरी ग्लोबल CSS की फाइल किस नाम से बनाई थी, style.css के नाम से बनाई थी। हमने यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पर अगर लिखता हूँ डॉट मीन, सेम उसी नाम से मैं क्लास बना रहा हूँ जिस नाम से मैंने globals.css की फाइल में बनाई थी। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं बोलूंगा क्या कि भाई आप कलर क्या कर दो इसका, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर कलर बोल दूंगा ब्लू वायलेट कर दो। ठीक है, अब आपको पता है जैसे ही मैं कंट्रोल एस से सेव करूंगा होगा क्या, नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा। यहाँ पर भी मैंने किस नाम से क्लास बनाई थी, मेन के नाम से, और यहाँ पर भी मेरी क्लास किस नाम से है, मेन के नाम से। तो मेरे इस H2 के टैग पर कौन से मेन की क्लास अप्लाई होगी, मेरे इस H2 के टैग पर अप्लाई हो जाएगी इस style.css वाले मेन की क्लास। क्यों होगा ऐसा, अगर आप यहाँ पे layout.js में आओ, यहाँ पर अगर आप देख सकते हो सबसे पहले मैंने इंपोर्ट करा है globals.css को। ठीक है, इसके अंदर जो भी स्टाइलिंग होगी वो अप्लाई हो जाएगी, लेकिन उसके बाद मैंने ओवरराइट कर दिया। मैंने यहाँ पे बोला कि भाई इंपोर्ट करा लो किसको, style.css को। तो अगर दोनों फाइल्स में डिफरेंट स्टाइलिंग होगी, कोई नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन जब भी आप बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो या मल्टीपल डेवलपर्स एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं, तब हाईली
चांस होता है इस चीज़ का कि आपके पास नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए आपकी कोड की रीडेबिलिटी को, आपके कोड की मेंटेनेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आपके पास स्टाइलिंग में एक अप्रोच होती है जिसको हम बोलते हैं CSS मॉड्यूल्स, जो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है। आपके पास फिर कोई नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट की भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके पास कोई मेंटेनेबिलिटी, रीडेबिलिटी, किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। CSS मॉड्यूल्स का यूज़ करके आपके कोड की रीडेबिलिटी भी काफ़ी इंप्रूव होती है, आपके कोड की मेंटेनेबिलिटी भी काफ़ी इंप्रूव होती है और आप नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट से भी बच जाते हो। ठीक है, तो अब कैसे CSS मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं Next.js में, ये हम देख लेते हैं। हमारे पास ऑलरेडी एक फाइल होती है page.module.css। ये जो फाइल है आपकी, ये CSS मॉड्यूल्स की फाइल है। जब भी आप कोई भी मॉड्यूलर CSS की फाइल बनाओगे, आपकी फाइल का नाम आएगा सबसे पहले, उसके बाद आप एक एक्सटेंशन लिखोगे .module और उसके बाद लिखोगे .css। ठीक है, अगर आप .module नहीं लिखोगे तो फिर ये मॉड्यूलर CSS वाला काम नहीं करेगी, ये परफेक्टली वर्क नहीं करेगी। ठीक है, तो आपने हमेशा क्या करना है, अपनी फाइल का नाम, उसके बाद .module और उसके बाद आपने क्या लिखना है, .css। यहाँ पे आगे फॉर एग्जाम्पल मैं क्लास दे देता हूँ .main के नाम से और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलर। ठीक है, कलर में फॉर एग्जाम्पल क्या देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे आके कलर इसका दे देता हूँ ये वाला कलर। ठीक है, कंट्रोल एस से क्या करूँगा, यहाँ पे सेव करूँगा। अब क्या ये वाली क्लास अप्लाई हो जाएगी, चलकर देख लेते हैं। ये वाली क्लास अप्लाई नहीं हुई है स्टिल। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब भी हम CSS मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, हमें इसको क्या करना होता है, अपने कंपोनेंट में इंपोर्ट कराना होता है और फिर हम उन क्लासेस को कैसे यूज़ करते हैं, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इंपोर्ट करा लेते हैं। मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसका कोई भी काम नहीं है तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि भाई इंपोर्ट करा लो। किस नाम से इंपोर्ट करा लो? पेज के नाम से इंपोर्ट करा लो। कहाँ से इंपोर्ट कराना है? मैं इसका पाथ दे दूंगा // और यहाँ पे आके हम लिख देंगे page.module.css। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करा लिया है। ठीक है, अब मैं काम ये करता हूँ कि इसी चीज़ को Ctrl+D से कॉपी लाइन डाउन करूंगा। यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, इसका नाम यहाँ पे रख देता हूँ फरजीन अली। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं इस पूरे को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने H2 के टैग के अंदर लिख दिया फरजीन अली। अब मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये जो मेरा फर्स्ट वाला जो H2 का टैग है, ठीक है, इसके ऊपर मेरी ग्लोबल CSS में जो भी स्टाइलिंग है मेन क्लास के अंदर वो अप्लाई हो जाए। लेकिन ये वाला जो मेरा H2 का टैग है, इसके ऊपर मैं वो स्टाइलिंग अप्लाई करना चाहता हूँ जो मैंने page.module.css की फाइल में बनाई है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? आपने सिंपल क्या करना है, आपने यहाँ पर आकर यूज करना है कर्ली बेसिस का, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जब भी आप मॉड्यूलर CSS का कॉन्सेप्ट यूज करते हो तो आप उसको एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हो यहाँ पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या करना है, पेज लिखना है सबसे पहले। जो नाम आपने यहाँ पे लिखा था वही नाम सेम आपने यहाँ पे यूज करना है। पेज डॉट किस नाम से क्लास दी है वहां पे, मेन के नाम से, तो मैं यहाँ पर आकर लिख दूंगा मेन। अब देखो, अब आपकी कोड की रीडेबिलिटी कितनी बढ़ गई है। यहाँ पर आपको इस चीज को देखकर नहीं पता चल रहा कि ये जो मेन की क्लास बनी हुई है वो style.css में बनी हुई है या global.css में बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर मुझे इस चीज को देखकर साफ पता चल रहा है कि ये जो मेन की क्लास है वो कहाँ पर बनी हुई है, page.module.css में बनी हुई है। तो इस पर कौन सी स्टाइलिंग अप्लाई होगी, page.module.css के अंदर जो मेन की क्लास है वो स्टाइलिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो अब आप इसका कलर यहाँ पे देखना, इसका कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे लोड होगा भी, देखो आप इसका यहाँ पे कलर देख सकते हो, इसका कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मॉड्यूलर CSS का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। अब आप एक और चीज भी देख सकते हो, आप बोलोगे यार अगर मैं एक और यहाँ पे मॉड्यूलर CSS की फाइल बना लूँ तो फिर क्या होगा, चलो वो भी बना के देख लेते हैं। हम यहाँ आएंगे ऐप फोल्डर में, यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, कस्टम लिखूंगा सबसे पहले अपनी फाइल का नाम, उसके बाद आपने एक्सटेंशन यूज करनी होती है मॉड्यूल और उसके बाद आपने दोबारा एक्सटेंशन यूज करनी होती है CSS। ये आपकी मॉड्यूलर CSS की फाइल यहाँ पे बन चुकी है। यहाँ पर अगर मैं दोबारा क्लास किस नाम से देना चाहता हूँ, मेन के नाम से, इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कलर लिखूंगा और कलर में इसके अंदर क्या अप्लाई करूँ, मैं यहाँ पे इसके अंदर कलर अप्लाई कर देता हूँ। क्या दूं, ये वाला कलर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। क्या ये वाला कलर अप्लाई हो जाएगा? नहीं होगा भी, क्योंकि अभी तक मैंने उसको इंपोर्ट नहीं करवाया है। ठीक है, मैं काम ये करता हूं कि मैं आ जाता हूं यहाँ पे आने के बाद इसको Ctrl+D से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, यहाँ पे Ctrl/ इसको कमेंट कर दूंगा। यहाँ पर आकर बोलूंगा कि भाई आपने क्या करना है, आपने उस मेन की स्टाइलिंग को अप्लाई करना है जो मैंने custom.module.css के अंदर बनाई है। ठीक है, आपने ये वाली स्टाइलिंग को अप्लाई करना है उस H2 के टैग के ऊपर। ठीक है, तो उसको आप अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा इंपोर्ट, यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैंने इसका नाम दे दिया कस्टम फ्रॉम, इसका यहाँ पे पाथ देना है तो // और यहाँ पे आप देख सकते हो custom.module.css आपको यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास करवाना है। तो मैं यहाँ पर अगर लिखूंगा सिंपल क्या, कस्टम और यहाँ पे मैं लिख दूंगा .main। तो देखो जैसे ही मैंने ये लिखा
यहाँ पे कोई नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ पे आपको साफ दिखने में भी पता चल रहा है, आपके कोड की रीडेबिलिटी भी बढ़ी है, आपको पता चल रहा है कि इस H2 के टैग के ऊपर जो मेन की क्लास अप्लाई हुई हुई है वो कहाँ पर है, custom.module.css में है, और इस फरजीन अली के ऊपर जो मेन की क्लास अप्लाई हुई हुई है वो कहाँ पर है, page.module.css पर है। तो आपने कोई भी चीज़ मैनेज करनी होगी, आपने कोई भी अपडेशन करनी होगी, वो आप इजीली कर सकते हो। आपके कोड की रीडेबिलिटी भी बढ़ चुकी है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपके कोड के अंदर जो नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था वो भी आप यहाँ पे सॉल्व कर चुके हो। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा, तो देखना दोनों पे आपको यहाँ पे डिफरेंट कलर मिलेगा। देख रहे हो, आपको इस पे डिफरेंट कलर मिल रहा है, इस पे डिफरेंट कलर मिल रहा है, जबकि दोनों पे क्लास हमने कौन सी अप्लाई करी है, मेन की ही क्लास अप्लाई करी है, लेकिन मैंने CSS मॉड्यूल्स का कॉन्सेप्ट यूज करके नेमिंग कॉन्फ्लिक्ट से मैं बच चुका हूँ। ये अप्रोच आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो जब भी आप आगे जाके प्रोजेक्ट्स बनाओगे और आप वनीला CSS का यूज़ करोगे तो आप मोस्टली यही कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझो, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक कॉमेंट ज़रूर कर देना। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।